Hello and welcome in Subodh Infinite Education। राधे राधे। आज का जो आपका प्यारा सा लेक्चर है वो है आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जो डिजीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, डिसऑर्डर है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी आपके डिजीज होती है उसको हम इसमें कंसिडर करते हैं, इसमें पढ़ते हैं हम। अब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। देखो आपके ऑलमोस्ट कोर्स है वो कवर हो चुका है। डाइजेस्टिव हो गया। एक काम करते हैं, क्या क्या बच रहा है। एक तो रेस्पिरेटरी बच रहा है और एक बच रहा है एंडोक्राइन। ये दो चैप्टर बच रहे हैं और साथ में जो कार्डियोवास्कुलर है वो आपके चल ही रहा है। ठीक है। विद इन 2 और 3 क्लास में, मतलब कि आज से लेकर 3 क्लास, 3 क्लास आपके कार्डियोवास्कुलर की होगी जिसमें आपके कार्डियोवास्कुलर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके एंडोक्राइन बचेगा। एंडोक्राइन आपके 2 लेक्चर में एंडोक्राइन आपके कंप्लीट हो जाएगा। वो रेस्पिरेटरी है, वो वो भी आपके 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आज आप कल आपकी एक क्लास आई थी जिसमें 3 यूनिट एक साथ करवाई थी आपको इन्फेक्शन कंट्रोल की। तो उसमें आप देखना कि उसमें जो कंप्लीट आपके 11 यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट यूनिट एंड फोर्थ यूनिट, पहली और चौथी यूनिट है, ये आपके पूरी कंप्लीट हो चुकी है, कुछ नहीं बचा इसमें। और जो आपके सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में केवल आपके जो टेस्ट है और कल्चर है, ठीक है, स्टेनिंग वगैरह है, वो बच रहा है। वो एक क्लास में आपके वो कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक कल उसकी क्लास ले लेंगे अपन, वो कंप्लीट। फिर आपके केवल थर्ड चैप्टर किसका बचेगा, माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है। ये आपके सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और हाँ, एक आपके जो एनसीपीज की क्लासेस थी, एक क्लास में आपके एनसीपी बनाना सिखा देंगे जिससे आपको दिक्कत ना आए आगे। और तो पैथोफिजियोलॉजी की बात, हाँ, एक कमेंट आया था कि सर पैथोफिजियोलॉजी का क्या करें, याद नहीं हो रही। तो पैथोफिजियोलॉजी देखो याद तो करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, कोई भी डिजीज है उसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे लिखे, तो वो याद तो करनी पड़ेगी। और आपके जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें पैथोफिजियोलॉजी का एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी लेवल का। तो हाँ, हम एक काम कर सकते हैं कि जो मेन मेन डिजीज है उसकी पैथोफिजियोलॉजी कर लेते हैं याद। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे। जैसे एक तो एम आई हो गया, आज पढ़ने वाले हैं जिसको, एम आई हो गया, सीओपीडी है, ठीक है, और टीबी हो गया, है ना, टीबी हो गई। और ऐसी कुछ डिजीज है, ऑलमोस्ट हम 7 या 8 वो है पैथोफिजियोलॉजी, ये याद कर लेंगे। ठीक है। तो मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सी आपको याद करनी है, डाल दूंगा टेलीग्राम पर। और कुछ हो तो और बता दो, कमेंट कर दिया करो जो कुछ डाउट हो तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। भाई दोनों जो लेक्चर है, दोनों दोनों जो पॉइंट्स है वो आपने सुन रखे हैं नाम इनके, और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोनों में क्या है, ऑलमोस्ट सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। ये माइल्ड होता है एंजाइना और ये एम आई है वो क्या है, सीवियर होता है। देख लेते हैं अपन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस इज द ट्रांसिएंट चेस्ट पेन। क्या है? ट्रांसिएंट। एक होता है रेजिडेंट, एक होता है ट्रांसिएंट। ठीक है, अभी बताएंगे। चेस्ट पेन कोज बाय मायोकार्डियल इस्चेमिया। ठीक है। तो एंजाइना क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना अटैक, एक चेस्ट, एक तरीका का क्या है, चेस्ट पेन है जो क्या है, ट्रांसिएंट है। मतलब कि जैसे चेस्ट है, पेन है, तो ये ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, यानी चेस्ट से लेकर दूसरी जगह भी जा सकता है। ट्रांसिएंट है, रेजिडेंट नहीं है, ट्रांसिएंट है। अब ट्रांसिएंट क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में उसको हम देखेंगे। ठीक है, ट्रांसिएंट रेजिडेंट है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आ गया, एंजाइना पेक्टोरिस इज अ कंडीशन इन विच चेस्ट पेन अकर आफ्टर फिजिकल एक्सक्रेशन और इमोशनल स्ट्रेस।
फिजिकल एक्सक्रेशन एक तरीके से हम बोल सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी हो गया कुछ, फिजिकल एक्टिविटी और इमोशनल स्ट्रेस है, उसके कारण क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। अब आपने एक मूवी देखी होगी स्वर्ग, ये आपके सामने है उसका, ये देखा होगा आपने। इसमें क्या है, चेस्ट पेन हुआ, ठीक है, ये इसमें क्या है, अटैक हुआ है, ये हार्ट अटैक है इसका, हार्ट अटैक है। अब इसमें भी क्या है, इमोशनल इमोशनल स्ट्रेस था इसको, ये आप मूवी देखी हो तो आपने, याद हो तो, स्वर्ग, राजेश खन्ना है, ठीक है। तो एंजाइना में क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, कब होता है, फिजिकल एक्टिविटी, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने पर और इमोशनल स्ट्रेस पर, ठीक है। और जो चेस्ट पेन होता है, जो पेन होता है वो कुछ मिनट्स के लिए रहता है, 3 से 5 मिनट के लिए। जबकि अगर हम देखें एमआई की बात करें, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है उसकी अगर हम बात करें, तो वो लंबे टाइम तक रहता है चेस्ट पेन। एंजाइना शुड नॉट परसिस्टेंट लोंगर देन 20 मिनट्स, एंजाइना है वो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता, उसका पेन है वो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। आफ्टर रेस्ट और एडमिशन ऑफ एनटीजी, रेस्ट करने पर, और जो एनटीजी है नाइट्रोग्लिसरीन, जिससे हम बोलते हैं एनटीजी, आपने इंजेक्शन देखा होगा, आईसीयू में अधिकतर देखने को मिलता है एनटीजी, एनटीजी नाम से नाइट्रोग्लिसरीन। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन से जो पेन है उसमें रिलीफ मिलता है, एनटीजी के और रेस्ट के, ठीक है। देख लिया, हमने बात कर ली। आगे देखें क्या क्या इसके ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। ईटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब कि होता क्यों है ये। तो दो तो हमने डेफिनेशन में देख लिया, एक तो फिजिकल एक्सप्रेशन एंड इमोशनल स्ट्रेस, तो दो तो हम ये डाल देंगे, फिजिकल एक्सप्रेशन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो गए, कंजप्शन ऑफ हैवी मील, ज़्यादा भारी भोजन खा लिया, सिगरेट स्मोकिंग, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो गया, ओबिसिटी हो गया, स्टिमुलेंट सच एज कोकेन, जैसे कॉफ़ी, ठीक है, कोकेन हो गया, कॉफ़ी हो गया, जो कि एक स्टिमुलेंट्स होते हैं। स्टिमुलेंट मतलब कि एक उत्तेजना है वो करते हैं, उत्तेजक होते हैं मतलब। तो ये हो गई इटियोलॉजी की बात। क्या क्या देखा हमने, फिजिकल हो गया, स्ट्रॉन्ग इमोशन हो गया, कंजप्शन ऑफ हैवी मील हो गया, सिगरेट हो गया, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो गया, ओबेसिटी और स्टिमुलेंट, ओके। फिर देख लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते अपन। साइन एंड सिम्टम्स, तो साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है इसमें, सीधी सी बात है, चेस्ट पेन तो देखने को मिलेगा, ठीक है। कब कब होगा चेस्ट पेन, फिजिकल एक्सप्रेशन और इमोशनल स्ट्रेस के दौरान, ठीक है सर। जो पेन होगा वो क्या होगा, माइल्ड होगा, सीवियर नहीं होगा, हल्का दर्द होगा। वीकनेस आएगी, नंबनेस इन आर्म, मतलब जो आर्म्स है वो क्या कमजोर हो जाएंगे, रिस्ट और हैंड्स, ये क्या है, नंबनेस हो जाएगी इनमें, और डिस्नी हो जाएगा, सबको पता है डिस्नी का मतलब क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। डायफोरेसिस, डायफोरेसिस क्या होता है सर, ये नया वर्ड सुनने को मिल रहा है। डायफोरेसिस का मतलब है कि एक तरीके से ज़्यादा स्वेटिंग, ज़्यादा पसीना आता, ठीक है। पेन लास्ट फॉर 1 to 5 मिनट्स, जो पेन है अभी हमने देखा पेन होता है चेस्ट पेन, वो 1 से 5 मिनट तक रहता है नॉर्मली। पेन इज रिलीव्ड व्हेन पेशेंट इज पुट ऑन रेस्ट, और ठीक है, जब पेशेंट रेस्ट करता है तो पेन है वो रिलीफ मिल सकता है पेन से। और हाई ब्लड प्रेशर भी हमें इसमें देखने को मिलता है, ओके। अब मैनेजमेंट की बात करें अपन, मैनेज कैसे करें इसको, तो मैनेजमेंट के लिए क्या है, सबसे पहले असेस पेन, पेन को असेस करेंगे अपन, बेड रेस्ट दे देंगे, क्यों, क्योंकि बेड रेस्ट से पेन कम हो रहा है, रिलीफ मिल रही है। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय नेजल कैनुला एज प्रिस्क्राइब, अब नेजल कैनुला से क्यों दिया, ये आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ा होगा कि नेजल कैनुला और नेजल मास्क होता है उसमें डिफरेंस होता है। तो नेजल मास्क है उसकी तुलना में नेजल कैनुला, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है। एडमिनिस्टर ऑफ एंटीजी एज प्रिस्क्राइब्ड, ऑप्टेन ईसीजी, ईसीजी करेंगे अपन, ओके। प्रोवाइड कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटर, अब कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटर क्या होता है, कार्डियक मॉनिटर में बीपी, पल्स, बीपी हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, जो भी वाइटल्स है वो सभी, रेस्पिरेशन रेट है वो सभी कंटिन्यूस चलते रहते हैं, किसमें, कार्डियक मॉनिटर में, आईसीयू में लगा रहता है ये,
मेनली। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट रिगार्डिंग प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, जो उसको मेडिकेशन लिखी है वो मेडिकेशन लेना है। असिस्ट द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ फैक्टर दैट कैन बी मॉडिफाई, मतलब कि जो भी रिस्क ऑफ फैक्टर है, जैसे अभी देखा हमने, जो मॉडिफाई कर सकते अपन, जैसे 1 2 3 हेवी मील हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा ही है ये तो, जो कि मॉडिफाइबल है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करें और उसको चेंज करें। जैसे लाइफ स्टाइल हो गया, उसमें चेंज करें, ठीक है। आगे बात समझ में। अब पढ़ते अपन एमआई के बारे में, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, 98% चांस है इसके एग्जाम में आने के, ठीक है, लिख के ले लो। 98% चांस है एमआई का आने का। अब इसकी हम एमआई है, एमआई की पैथोफिजियोलॉजी की बात अभी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ो, पढ़ो, खुद पढ़ो। पढ़ ली, देख ली, तो क्या पढ़ा आपने कि सर हमने ये पढ़ा है कि पहली तो हमने लाइन पढ़ी कि मायोकार्डियल इंफ्राक्शन है, एमआई है, इसे कॉमनली हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है, ठीक है सर। हार्ट अटैक नाम से जाना जाता है एमआई को। और मायोकार्डियल इंफ्राक्शन है, एमआई है, इस कोरोनरी हार्ट डिजीज, ये कोरोनरी हार्ट डिजीज है। क्या है ये? कोरोनरी हार्ट डिजीज है, इन विच, इसके अंदर क्या होती है, डेथ और नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू। इसके अंदर क्या होगा, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ ली ना, डेफिनेशन समझ में आ गई, मतलब आपके पैथोफिजियोलॉजी वो दिमाग में बैठ गई, ठीक है। तो डेफिनेशन है वो ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझे इसको। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन है, एमआई है, इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है। क्या होती है? कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है, इन विच डेथ ऑफ नेक्रोसिस, डेथ और नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यू। तो या तो डेथ याद कर लीजिए या नेक्रोसिस याद कर लीजिए। तो सर हम तो डेथ याद कर लेते हैं, डेथ याद कर लो। तो इसमें क्या होता है, मायोकार्डियल टिश्यू है, इसकी डेथ हो जाती है। क्यों क्यों होती है डेथ? प्रोलोंग्ड डिक्रीज ऑफ O2 सप्लाई। क्या है? प्रोलोंग्ड डिक्रीज ऑफ O2 सप्लाई। जो O2 की सप्लाई है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, वो नहीं हो पाती है। किसमें? मायोकार्डियल टिश्यू है, इसमें O2 की सप्लाई लंबे समय तक डिक्रीज रहती है, कम रहती है। बिकॉज, क्यों? इनसफिशियंट ब्लड फ्लो थ्रू द कोरोनरी आर्टरीज। समझ गए? क्या समझे? कि कोरोनरी, अब इसको हम हिंदी में बता देते हैं एक बार, हिंदी में क्या उल्टा चलते पर इंग्लिश में से। तो कोरोनरी आर्टरीज है, उसमें क्या होता है, इनसफिशियंट ब्लड फ्लो होता है, पर्याप्त मात्रा, कोरोनरी आर्टरी है जैसे, एक सेकेंड, ये ये है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। इसमें क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो, इनसफिशियंट ब्लड फ्लो हो, कम ब्लड फ्लो हो रहा हो। कम ब्लड फ्लो होगा जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन है वो टिश्यू तक नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड का काम क्या है, ब्लड करता है आपके ऑक्सीजन को कैरी। ब्लड है वो, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ब्लड जब पर्याप्त मात्रा में इसमें जा नहीं रहा, तो ऑक्सीजन भी नहीं जा रही है। तो ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण टिश्यू की क्या है, डेथ हो गई। ये है बस मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में, एमआई में। ओके, अब ये कारण क्यों है, ये क्यों होता है? तो इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर देख लो। हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया मतलब, ईमिया मतलब ब्लड, हाइपर मतलब ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल। जब ब्लड ब्लड है या ब्लड वेसल्स है, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गए, जैसे ये हो गए आपके पास ब्लड वेसल, आर्टरी हो गई है, इसमें क्या हुआ, ये जम गया कोलेस्ट्रॉल। ये क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल जम गया, ठीक है। ये इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो गई, इसमें आर्टरीज में, कोरोनरी आर्टरीज में। तो क्या होगा, जो ब्लड है, भाई मेनली जो ब्लड जा रहा था वो, अब ब्लड कितना जाएगा, अब ब्लड जाएगा ये, अब यहाँ से जाएगा ब्लड,
ठीक है। तो ब्लड की क्या हो गई, कमी हो गई, जबकि पहले क्या था, ये नहीं रहता तो पहले इसके अंदर से भी जाता ब्लड, लेकिन अब नहीं जा रहा। ठीक है भाई, पहले किस, एक सेकेंड, पहले किस जाता, पहले यहाँ से भी जाता ब्लड, तो ब्लड ज़्यादा जाता, लेकिन क्या हुआ, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल जम गया, कोलेस्ट्रॉल जम गया तो ब्लड ज़्यादा नहीं जा पा रहा, ब्लड ज़्यादा नहीं पहुँच रहा, तो ऑक्सीजन है वो कैरी नहीं कर रहा ब्लड, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहा है, तो जो अपना मायोकार्डियल टिश्यू है वहाँ तक आपके, वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही, जिससे उसकी डेथ हो रही है। ठीक है, डेफिनेशन एक बार और पढ़े, आसानी से याद हो जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन, क्यों हो सकता है, हाइपरटेंशन हो लंबे टाइम के लिए, सिगरेट स्मोकिंग हो लंबे टाइम से, वो सिगरेट पी रहा हो, एज ग्रुप हो गए 30 से 40 के लिए एज ग्रुप हो गया, मेनली ये मेल में पाया जाता है, मेल इससे अफेक्ट होता है ज़्यादातर। डायबिटीज़ कोई पेशेंट है उसके लंबे टाइम से डायबिटीज़ चल रही है। ओबिसिटी हो गया भाई, मोटापा है उसके, मोटापा है, क्यों हुआ मोटापा, कोलेस्ट्रॉल से तो हुआ भाई। फिजिकल इनएक्टिव एंड प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस हो गया, इसलिए बोलते हैं स्ट्रेस मत लिया करो, कोई जा रहा है जाने तो उसको। अब बात करते हैं अपन पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं, पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं, चलो। देखो सबसे पहले क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एथेरोमा इन कोरोनरी आर्टरीज। भाई हमने देखा भी, हम पहले तो आपके दो कोरोनरी आर्टरीज बना लेते हैं जिससे समझाने में आसानी रहे। एक तो बन गई ये कोरोनरी आर्टरीज और एक बन गई ये कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, इसमें आपके आसानी से ब्लड जा रहा है, सभी जगह से इसमें ब्लड जा रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ गई। क्यों बढ़ी अभी देखेंगे। ठीक है, जिससे क्या हुआ, नहीं तो रुको एक सेकेंड, ठीक है चलो। अब एक एक पॉइंट देखते चलते हैं और समझते चलते हैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ एरेथ्रोमा इन द कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज है उसमें क्या हो गया, एरेथ्रोमा है, सॉरी एथेरोमा है, एथेरोमा उसका फॉर्मेशन हो गया। एथेरोमा क्या होता है सर, एथेरोमा मतलब कि एक फैटी, फैट, फैट हो गया एक तरीके से, फैट हो गया, प्लेक हो गया, कहाँ पर, कोरोनरी आर्टरीज पर। जो भी हमने कोलेस्ट्रॉल पढ़ा था वही एक तरीके से क्या है, एथेरोमा। तो क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एथेरोमा, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ एथेरोमा। ठीक है, एक सेकेंड रुको यार, यहाँ पर ले लेते हैं। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ एथेरोमा। ठीक है, फिर क्या हुआ सर, फिर क्या हुआ, मतलब फैट की मात्रा बढ़ गई, फैट की मात्रा बढ़ गई, जिससे क्या होगा, फिर क्या हुआ, हार्डनिंग ऑफ एथेरोमा कोल्ड प्लेग। जो एथेरोमा था, जो भी देखा आपने, वो क्या हो गया, हार्ड हो गया, हार्ड हो गया, तो चलो उसको हार्ड कर देते अपन। अ, ये हो गया हार्ड, ये हो गया, ये हार्ड हो गया, चलो हम हार्ड को ऐसे ले लेते हैं। ये हो गया हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ, हार्डनेस ऑफ एथेरोमा, ये हार्डनेस हो गई सर। फिर क्या हुआ, फिर हुआ सर अपने पास फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस बिकॉज प्लेग इन कोरोनरी आर्टरीज। तो मतलब फिर क्या हुआ, जो प्लेग था कोरोनरी आर्टरीज में, जो प्लेग था, जो भी देखा हमने हार्डनेस है, उसको अपन प्लेग बोलते हैं, हार्डनेस को अपन क्या बोलते हैं, प्लेग बोलते हैं। उससे क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस हो गया, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया। उससे क्या होगा, 70% नैरो कोरोनरी आर्टरीज, ये 70% नैरो हो गई आर्टरीज। ठीक है, 70% क्या हो गई, नैरो हो गई, मतलब पतली हो गई, सिकुड़ गई, मतलब क्यों सिकुड़, क्यों पतली हुई, क्योंकि इसमें पहले तो इतना था देखो, पहले तो इसकी साइज क्या थी ये, अब क्या होगी इसकी साइज ये हो गई। तो इसकी जो साइज है
वो कितनी हो गई 70% नैरो हो गई, 70% ये कम हो गई। फिर क्या हुआ, जिससे क्या होगा, इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरी टू द मायोकार्डियल टिश्यू। भाई पहले तो यहाँ पर मायोकार्डियल टिश्यू है तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो आसानी से हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, जो यहाँ पर टिश्यूज है, ये यहाँ पर क्या है, ये मायोकार्डियल टिश्यू है, तो इस पर क्या है कि जो ब्लड है जो कम जा पा रहा है, अनसफिशियंट जा रहा है, बस इतना ब्लड जा रहा है। और इसमें क्या था, इसके लिए क्या है, इतना ब्लड चाहिए, तो ब्लड क्या है, अनसफिशियंट है, कम मात्रा में जा रहा है। ये क्या है, मायोकार्डियल टिश्यू, मायोकार्डियल टिश्यू है, तो इस तक ब्लड कम पहुंच रहा है, जिससे इसको ऑक्सीजन है वो कम मिल रही है, ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। ये क्या है, एमआई, प्रोलोंग्ड मायोकार्डियल हाइपोक्सिया, लंबे टाइम तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, ठीक है, उससे क्या होगी, डेथ ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू, मायोकार्डियल टिश्यू की डेथ हो गई, उससे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एमआई बोलते हैं, जो हमने डेफिनेशन में देखा भी, एमआई डेथ ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू। ठीक है, ठीक है सर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आ गया अपने पास सीवियर चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन होगा, इसमें पेन होगा कहाँ कहाँ पर होगा, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट एंड राइट आर्म, दोनों हाथ है, लेफ्ट और राइट है, उसकी आर्म पर होगा, शोल्डर पर होगा, नेक पर होगा, पेक एंड जो, ठीक है, जबड़े पर, यहाँ पर इसमें पेन होगा। पेन लास्ट फॉर 15 मिनट्स और मोर, पेन है वो या तो 15 मिनट तक होगा या फिर 15 मिनट से ज़्यादा तक भी हो सकता है। अब पेन में अकर इवन व्हेन पेशेंट इज रेस्ट, जब पेशेंट रेस्ट में है, जबकि हमने एंजाइना में क्या देखा, एंजाइना में हमने देखा कि पेशेंट रेस्ट में होता है तो उसका पेन है वो कम हो जाता है, रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इसमें रेस्ट लेने पर भी पेशेंट को पेन रहता है। डायफोरेसिस हो गया, ज़्यादा पसीना आएगा उसको, ज़्यादा पसीने आए तो आप देखना कभी किसी को पसीने आए ज़्यादा तो उसकी जो स्किन है वो क्या आएगी, कूल होगी, कूल और कामी स्किन होती है, क्यों, बिकॉज ऑफ डायफोरेसिस। डिस्निया हो जाएगा, डिस्निया मतलब लैक ऑफ, सॉरी, डिस्निया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, नोज या वोमिटिंग होगा, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज बीपी एंड इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, सभी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डायग्नोस्टिक क्या क्या करें, डायग्नोसिस कैसे करें हम उसका, ईसीजी कराएं, जो कि आपके 12 लीड की होती है ईसीजी, 12 लीड की ईसीजी होती है, वो आप ईसीजी कराएं। और काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी काउंट कराएं, मतलब सीबीसी कराएंगे अपन, जिसमें डब्ल्यूबीसी आएगी आपके, कैसे पता करेंगे, डब्ल्यूबीसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो कि एक इन्फेक्शन को शो करेगी। और एस्टिमेशन ऑफ सीरम एंजाइम, सीरम एंजाइम में उसके इंस्टिमेशन कराएंगे, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, क्रिएटिनिन काइनेज हो गया, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज हो गया, एलडीएच बोलते हैं जिसको अपन, ये सीके हो गया, और ट्रोपोनिन लेवल हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, ये आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड एंजाइना। ठीक है, और जो एनसीपी है इसकी वो मैं एक साथ बताऊंगा सबके एनसीपी, तो देखते रहे, मस्त रहे, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नए लेक्चर में। राधे राधे।